हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम पाठशाला। और आज फिर से हम 10th क्लास फिजिक्स में लेके आए हैं नया टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले लेक्चर में हमने कवर किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स था वहाँ पर बाउंसिंग और रिटर्निंग प्रोसेस ऑफ लाइट, यानी लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती थी और इंसिडेंट होकर के वो वापस सेम मीडियम में चली जाती थी। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट? इस प्रोसेस में लाइट इंसिडेंट होने के बाद बाउंस या रिटर्न नहीं होगी, इस प्रोसेस में लाइट बैंड होगी। सो इट मींस इट इज बेंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रेज कहीं किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वहां लाइट हमेशा बैंड हो जाती है। तो इसी बेंडिंग प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर हम ये भी स्टडी करेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि लाइट बैंड क्यों होती है। जब कोई लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट बैंड क्यों होती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है बेंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइट। आप ध्यान से देखिए, एक डायग्राम में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज हमारे पास ये कोई एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मीन्स कोई एक ग्लास का मटेरियल है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये रेक्टेंगल टाइप का कोई एक ग्लास पीस है और इट इज ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो है ही, इसका मतलब आप इसके इधर साइड से भी देख सकते हैं और इससे इधर साइड भी देख सकते हैं, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो अगर कोई लाइट रे, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अगर कोई लाइट रे, ये नॉर्मल यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल हमने पहले भी ड्रॉ करा था, जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती थी तो वहां पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा था टू फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते थे। ऐसे ही सिमिलरली हमने यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करा है। ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है यहाँ पे, और ये नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करा गया है जिससे आपको पता लगे कि लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ कितने एंगल यहाँ पर क्रिएट करती है, कितने एंगल से ये लाइट इंसिडेंट होती है इस ग्लास स्लैब पर। इस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो आई एंगल यहाँ पे बनता है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये यहां पर इंसिडेंट एंगल है। ओके, और आप ध्यान से देखिए, यहां जैसे ही लाइट इस पॉइंट से, यानी इसके बाहर ग्लास स्लैब के बाहर लाइट कहां से आती है? एयर से आती है। यानी ये हमारे यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कह सकते हैं एयर के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम इसी में ही फर्दर अभी एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बस फिलहाल ये मान के चलिए कि ग्लास स्लैब के चारों तरफ एयर है, यानी लाइट एयर से ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर रही है। और ग्लास स्लैब भारी मीडियम होता है एयर के कंपैरिजन में। एयर बहुत हल्की होती है और ग्लास स्लैब ये एक भारी मीडियम होता है। तो भारी मीडियम को, सॉलिड मीडियम को हम यहाँ कहेंगे डेंसर मीडियम। तो ये हमारे लिए यहाँ ग्लास स्लैब है जो, इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। ये यहाँ पर डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कंसिडर करेंगे। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब के लिए। और आप ध्यान से देखिए, लाइट रे जैसे एयर के अंदर ट्रैवल कर रही थी तो इस पॉइंट पे आते ही, ग्लास स्लैब के अंदर एंड इस पॉइंट पे एंटर करते ही, ग्लास स्लैब के अंदर आते ही ये लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, आपके हिसाब से लाइट रे स्ट्रेट पास हो जानी चाहिए थी। लेकिन मीडियम के बदलने की वजह से, मीडियम बाहर एयर था और इस पॉइंट से आगे अगर आप देखिए, आप इस पॉइंट से आगे चलते ही यहां से यहां तक ग्लास मटेरियल शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से इस पॉइंट पे जैसे ही एंटर करेगी लाइट रे, तो यहां लाइट रे की स्पीड के कम होने की वजह से, या तो कहो कि स्पीड के कम होने की वजह से, या ये कहो कि मीडियम के बदलने की वजह से, मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ पे ट्रैवल ना करके कुछ बैंड होके ट्रैवल कर रही है। तो लाइट रे, ये जो लाइट रे है आपकी, ये इसका जो ओरिजिनल पाथ है, यहाँ इसका ये ओरिजिनल पाथ था, तो ये ओरिजिनल पाथ पे ट्रैवल ना करके
ये बैंड हो जाती है, ये देखिए ये बैंड हो जाती है, और इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये जो वाइट लाइन है आपको दिख रही है नॉर्मल है, और ये लाइट रे कहाँ की तरफ बैंड हो जाती है, नॉर्मल के साइड बैंड हो जाती है। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम कहते हैं स्मॉल आर, और इस स्मॉल एंगल का नाम यहां रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन एंगल रहेगा यहां पर, एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, स्मॉल आर, या रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्शन के एंगल है। यहाँ पे जो लाइट रे है जो बैंड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे मीन्स ये जो लाइट बैंड हुई है ये वो लाइट रे है, और ये जो लाइट इस पॉइंट से बैंड हो जाती है, इसी बेंडिंग प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन इसकी मैं यही लिखूंगा कि जो लाइट का बैंड होने का प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम ये कहेंगे इट इज ए बेंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइट। It is a bending process of light ray towards the normal or away from the normal, नॉर्मल। यानी ये जो प्रोसेस होता है ना, ये ऐसा प्रोसेस होता है कि लाइट रे अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, रेरर मतलब अगर एयर से ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है तो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के साइड बैंड होगी। और अगर कोई लाइट रे डेंसर से यानी ग्लास स्लैब से एयर में जाए, बाहर भी आएगी, तो ये लाइट रे बैंड तो होगी, बट ये जो बैंड होगी डेंसर टू रेरर, ये होगी नॉर्मल से दूर की तरफ, यानी इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाएगी, ना कि उसके नॉर्मल के नजदीक आएगी। आप यहां देख सकते हैं, सपोज दैट इस पॉइंट पर आप इसका रिफ्रैक्शन देखना चाह रहे हैं, यानी कि बेंडिंग प्रोसेस देखना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सपोज ये हमारे लिए अब इंसिडेंट लाइट रे हैं इस पॉइंट के लिए। तो अब ये लाइट यहाँ अंदर तो ग्लास, ये तो ग्लास स्लैब है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है यानी डेंसर मीडियम है। अगर कोई लाइट रे अब डेंसर से रेरर में जाएगी, बैंड तो होगी, बट इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट रे अब बैंड तो होगी लेकिन नॉर्मल से दूर ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। देखो वैसे तो ये लाइट रे स्टेट ऐसे चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइट डेंसर से क्योंकि रेरर में जा रही है तो बैंड तो होगी, लेकिन अब ये जो बैंड होगी नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड। तो ये जो बेंडिंग प्रोसेस होता है ये दो तरह से हो सकता है, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम एंड गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अगर रेरर से डेंसर में एंटर कर रही है या डेंसर से एरर में, उसमें रेरर में डेंसर वो एंटर कर रही है तो लाइट बैंड होगी, लेकिन बैंड दो तरह से होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर लाइट एयर से ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर लाइट डेंसर से यानी ग्लास स्लैब से एयर में एंटर कर रही है, सो इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, बैंड होकर के ही दूर जाएगी। तो ये कब होगा, व्हेन लाइट रे goes from rarer medium to denser medium
देखो बड़े सिंपल तरीके से बताया गया है कि लाइट बैंड होगी, इट इज बेंडिंग प्रोसेस, और लाइट बैंड होगी दो तरीके से, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां हमने ये लिखा है कि जब लाइट कहां से कहां पे जाती है, रेयर से डेंसर में अगर जाती है तो बैंड होगी, कहां से कहां बैंड होगी, ये बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर और लाइट रे goes from denser to rarer medium। अगर लाइट रे या तो रेयर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जाएगी, तो दोनों प्रोसेस में लाइट बैंड होगी, 100% लाइट बैंड होगी। इसी चीज को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट डायग्राम है, और शॉर्ट वे में आप ये इसकी पेपर में डेफिनेशन लिख सकते हैं। और डेफिनेशन में ये बात आप जरूर लिखेंगे, इट इज बेंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये बात आपको जरूर लिखनी है। ये ध्यान रखना है कि इसमें आप कभी भी रिटर्निंग या बाउंसिंग प्रोसेस मत लिख देना, क्योंकि रिटर्निंग या बाउंसिंग प्रोसेस होता था रिफ्लेक्शन में, ये बेंडिंग प्रोसेस होता है। आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है, बेंडिंग वाला। बेंडिंग प्रोसेस का मतलब ही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम इसके कुछ लॉज पढ़ते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी अपने 2 लॉज होते हैं। 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए आप। चलिए, लॉज ऑफ, अब हम यहां पर पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के अपने लॉज होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं। तो चलिए पहला लॉ देखते हैं इसका पहला लॉ आप वही लिख सकते हैं जो रिफ्लेक्शन का लॉ था। क्या था वहां पे था कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे लाई एट सेम पॉइंट, तीनों सेम पॉइंट पर लाई करते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लिखेंगे, जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, यानी कि जो बेंडिंग वाली लाइट रे है, और जो आपका नॉर्मल है, यहाँ पे भी ये तीनों चीजें एक ही पॉइंट पर रहेगी। तो हम लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे मतलब जो बेंडिंग वाली लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑल लाई एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। ये तीनों चीजें सेम पॉइंट पे होती है। कैसे? अभी अभी डायग्राम में समझाया था। ये ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये आपकी बेंडिंग लाइट रे है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, और ये आपकी बेंडिंग लाइट रे है, यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे। आप देख सकते हैं ये तीनों यहीं पे है, इसी सेम पॉइंट पर। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट लाइट रे इधर है या फिर रिफ्रैक्टेड आगे कहीं किसी पॉइंट से और ये बैंड, ऐसा नहीं है, ये तीनों सेम पॉइंट पे है। इसीलिए इसका एक फर्स्ट लॉ बन गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि जो आपका एंगल है, डायग्राम में जो एंगल अभी बनाया था हमने, ये आप डायग्राम में जो एंगल बना था, ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। यहाँ पे एंगल आई था और यहाँ पे एंगल आपका आर था। इसका जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि इन एंगल्स का रेशो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है, यानी इन एंगल्स का रेशो कांस्टेंट होता है। यानी ये जो आपका एंगल आई है, साइन वाला एंगल लेना है इसमें आपको, कॉस वाला नहीं, साइन वाला। यानी रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी जो आपका इंसिडेंस एंगल का रेशो होता है और जो आपका रिफ्रैक्टेड
रे का जो एंगल होता है उनका रेशो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो आपका साइन आई और अपॉन में साइन आर होता है जो, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। यानी ये रेशो इनका कांस्टेंट होता है। एग्जाम में अगर आपने ये फॉर्मूला भी लिख दिया तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। और ये रिफ्रैक्शन का एक लॉ भी है, रिफ्रैक्शन का साइकिल लॉ भी है ये, और अलग से इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, तो अब हम इसका साइकिल लॉ लिखते हैं। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टू लॉज होते हैं, जिनमें पहला लॉ ये है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, ये देखो इंसिडेंट रे ये रही, जो आपका नॉर्मल है ये रहा नॉर्मल, जो आपका रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये रही बेंडिंग लाइट रे, ये तीनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। ये देखो ये रहा वो पॉइंट। ओके, अब इसका साइकिल लॉ समझो। साइकिल लॉ ये कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे का जो आपका साइन वाला एंगल है और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे का साइन वाला ही एंगल है, उन दोनों का रेशो एक कांस्टेंट होता है। वही लिखा हुआ है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंस का साइन वाला एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन का साइन वाला ही एंगल, उनका रेशो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। आपको बोर्ड एग्जाम में इनका रेशो जरूर लिखना है, तभी ये सही माना जाएगा। बराबर में कांस्टेंट जरूर लिख देना। और अगर वो एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि राइट द स्नेल्स लॉ, तो आप स्नेल्स लॉ में भी यही लिख देंगे कि जो साइन और साइन आई और जो साइन आर का जो रेशो होता है, वो जो कांस्टेंट होता है, उसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आपका एक टॉपिक जो था, बिल्कुल एक कंप्लीट टॉपिक है, 2 मार्क्स में बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, वहां पर आपको ये जरूर मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से और इसके लॉज के नाम से। ओके, अब हम ये देखते हैं कि लाइट बैंड का कोज क्या होता है, क्यों लाइट बैंड हो रही है। तो इसको मैं 2 पॉइंट्स में बता दूं कि लाइट बैंड क्यों होती है, यानी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है वो आप समझे यहां। तो रिफ्रैक्शन का मेन कारण क्या हो सकता है, अभी बताया गया था। सबसे ज्यादा जो मेन कारण है इसका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन रीजन होता है इसका, कोज होता है ना, वो ये होता है कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी एयर से जब ग्लास के अंदर एंटर कर रही थी, तो अगर सपोज दैट लाइट एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, तो वो ऐसा इसलिए कर रही होगी क्योंकि वहां वो हल्का मीडियम है और ग्लास स्लैब तो उसके कंपैरिजन में बहुत हार्ड है, तो लाइट की स्पीड ना कम हो चुकी होगी। तो लाइट की स्पीड के कम होने की वजह से ही लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती थी, या तो ये कहो, या दूसरा कोज क्या कह सकते हैं कि क्योंकि वहां पर हमारा मीडियम चेंज हो चुका था। पहले मीडियम एयर था और बाद में मीडियम हमारा ग्लास स्लैब था। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर ड्यू टू चेंज इन मीडियम,
तो ये दो बेसिक जो रीजन होते हैं, कोज होते हैं, ये रिफ्रैक्शन के कोज होते हैं। लेकिन अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कुछ कंडीशंस हमें बताइए जहां पर लाइट का बेंडिंग प्रोसेस या रिफ्रैक्शन ना हो, तो वो आप क्या से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट ऐसे कौन से 2 कोज या 3 कोज होंगे जिनमें ये पता लगे कि लाइट बेंड होगी नहीं। तो ऐसे कुछ कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के ना होने के लिए ऐसी कौन सी कंडीशंस है, तो आप पहले पॉइंट में आप समझे, अगर कभी भी कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब पर नॉर्मली इंसिडेंट हो, नॉर्मली का मतलब कोई एंगल ही क्रिएट ना करे नॉर्मल के साथ, तो लाइट जैसे इंसिडेंट करेगी वैसे ही उस ग्लास स्लैब से पास हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज दैट लाइट रे, ये हमारा ग्लास स्लैब है और ये नॉर्मल था, अगर लाइट रे इस नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही क्रिएट ना करे, सपोज दैट ये कोई एंगल बना हुआ है यहाँ 50 या कुछ भी, फिर ये कुछ एंगल कम हुआ नॉर्मल के साथ और कम, ये यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बना, तो एंगल ना बनने का मतलब ये बिल्कुल उसके क्या है, परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। तो अगर कोई लाइट रे यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी। ओके, तो ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ग्लास स्लैब, अगर ग्लास स्लैब पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो तो वहां लाइट का रिफ्रैक्शन या बेंडिंग प्रोसेस आपको नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, अगर कभी भी लाइट के ट्रैवल करने पर मीडियम चेंज ना हो, सपोज दैट लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है और एयर में ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पर चली जाती है, तो ए से बी पर अगर लाइट ट्रैवल करती है और यहाँ से यहाँ तक बस केवल एयर ही है, कोई दूसरा मीडियम नहीं है, ना ग्लास है, ना वाटर है, ना आइस है, ना किसी तरह का कोई डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन कुछ नहीं है, केवल एयर ही है, तो मीडियम तो चेंज नहीं है। तो जब मीडियम चेंज नहीं है तो इसका मतलब लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी, और जब लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी सो इट विल नो बेंड, ये बेंड नहीं होगी, बिल्कुल बेंड नहीं होगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं, अगर कोई लाइट यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रही है ग्लास स्लैब के अंदर, तो ग्लास स्लैब के अंदर लाइट बेंड नहीं होगी क्योंकि मीडियम चेंज नहीं है। इफ मीडियम इज नॉट चेंज सो लाइट रे will not bend, लाइट रे बैंड नहीं होगी अगर कभी भी कोई लाइट रे सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, यानी मीडियम चेंज अगर नहीं है, अगर मीडियम चेंज नहीं है तो लाइट बैंड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये रिफ्रैक्शन के आपको एक जो प्रोसेस होता है, बेंडिंग प्रोसेस होता है वो, और इसके 2 लॉज, और रिफ्रैक्शन कब होता है, क्यों होता है वो, और रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है, यानी कि कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपको स्पेशल हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो आप समझे यहाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें यह पता लगता है कि जो आपका मीडियम है वो मीडियम आपका अगर आपको 2 मीडियम गिवन करा दिया जाए तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये बताएंगे कि लाइट की स्पीड कौन से मीडियम में ज़्यादा होगी और कौन से मीडियम में कम होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये एक मटेरियल की वैल्यू होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ग्लास, या कोई भी डायमंड, या कोई भी लेंस, या किसी भी तरह का कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम,
उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम यहाँ स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा C/V। यहाँ C/V या C का मतलब रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम में, और V का मतलब रहेगा यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्टूडेंट मीडियम यहाँ कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे एयर, वाटर, ग्लास, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, आइस, कोई आइस का पीस हो सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, डायमंड तक हो सकता है, वो आप अपॉन में लिखेंगे, यानी उसकी स्पीड आप अपॉन में लिखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो आप ऊपर लिखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम को हम यहाँ C से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनका रेशो ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यहाँ डेफिनेशन में कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये दो तरह की स्पीड्स का रेशो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर की फॉर्म में आएगी। आप इसके जब आप वैल्यू लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है। तो मीटर पर सेकंड इसके लिखेंगे, मीटर पर सेकंड इसके लिखेंगे, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। सो इट मीन्स इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ओके, लेकिन लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है वो ध्यान रखिए आप। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये फिक्स होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में ये बिल्कुल फिक्स होती है। किसी भी न्यूमेरिकल में जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए आपको किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू दी जाएगी। सपोज दैट अगर मैं आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन करा दूं डायमंड का, जैसे डायमंड का 2.42 होता है, तो डायमंड का अगर मैं यहाँ n की वैल्यू रख दूं 2.42 यहाँ पे रख दूं, और आपसे पूछ लूं कि उस डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो वो v से आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आप v फाइंड करेंगे, बिकॉज v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी डायमंड हो सकता है मीडियम। c यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या आप फिक्स रखेंगे, यानी c की जगह 3 × 10⁸, और n की वैल्यू जो आपको वो गिवन कराएगा वो रखेंगे आप। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू किसी भी मीडियम की n की वैल्यू हो सकती है, और आपसे पूछ सकता है कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड आप यहाँ फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसके न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेस पर, वो यह है कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। आपको ना लाइट की स्पीड फाइंड करनी है वाटर के अंदर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 4/3, यानी n की वैल्यू गिवन है आपको, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू गिवन है 4/3, और ये 4/3 किसके लिए गिवन है? वाटर के लिए, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। और हमें पता है कि जो c होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है जो वैक्यूम में, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपको बतानी है स्पीड v बतानी है आपको। कहाँ पे बतानी है स्पीड ऑफ लाइट? आपको वाटर में बतानी है। आपको लाइट की स्पीड कहाँ पे बतानी है? वाटर के अंदर बतानी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = c/v, जो अभी बताया था आपको टॉपिक में। यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट कर दीजिए, n = c की जगह पुट कर दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और v हमें बताना है यहाँ पे।
v हमें बताना है यहाँ पे। n की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू कितनी गिवन है 4/3, तो n की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे, 4/3 n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एज इट इज, और v हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 4v, यानी इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो 4v इक्वल टू 3 3 जा 9 और 10⁸ मीटर पर सेकेंड एज इट इज। हमें तो v बताना है, तो v इज इक्वल टू आएगा 9/4 आ जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, यह आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाओगे तो 1 बढ़ेगा तो 10 हो गया। ठीक है, तो फिर कितना आएगा, फिर आएगा 4 2 जा 8, अब 2 बच गया, 0 लगेगी तो 20 हो गया, और 4 5 जा कितना 20, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि लाइट की स्पीड वाटर के अंदर कितनी है यहाँ पे और वैक्यूम में कितनी थी। लाइट की स्पीड वैक्यूम में, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में थी वो थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन पानी के अंदर जाने पर या वाटर के अंदर जाने पर लाइट की स्पीड जो है वो कितनी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की स्पीड हमने फाइंड आउट कर ली वाटर के। तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई है, कम हुई है, क्योंकि एयर एक रबर मीडियम है, हल्का मीडियम है, और वाटर एक डेंसर मीडियम है, भारी मीडियम है। तो लाइट की स्पीड मीडियम के बदलने की वजह से डिक्रीज होगी, और वो इतनी होगी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक रे ऑफ लाइट है जो पास होती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी एयर से ग्लास में जाती है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू गिवन है 1.5 एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी एक लाइट जो है वो एंटर कर रही है ग्लास के अंदर, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, 30 डिग्री पर एंटर कर रही है, और बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर होती है तो वो कितने एंगल से बैंड होती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताना है यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये किसके लिए गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और ये जो 30 डिग्री है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे ग्लास स्लैब पे जब एंटर कर रही है या ग्लास पे एंटर कर रही है तो वो 30 डिग्री के एंगल पर है, तो 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हमें बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर की वैल्यू बतानी है, और हमें पता है कि जो आपका स्नेल्स लॉ होता है वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट यहाँ कांस्टेंट का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो यहाँ इक्वल में ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है। यहाँ आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पुट कर दीजिए, साइन आर एज इट इज, और n की वैल्यू दे रखी है 1.5। ओके, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यह आप ध्यान रखें, 1/r एज इट इज, साइन r एज इट इज, और इक्वल टू में 1.5। ओके, तो हमें तो क्योंकि साइन r यानी रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 1/2 साइन r इक्वल टू में 1.5, पॉइंट उठाओगे तो अपन में 10 आएगा। ओके, और ये 2 से 5 टाइम्स, और इससे ये कितने टाइम 3 टाइम्स। उसके बाद यह आएगा आपका 1 साइन आर इक्वल टू 3। ओके, आप इसको उल्टा करके लिख देंगे तो साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3,
यानी 1/sin r का उल्टा लिखोगे यानी रेसिप्रोकल लिखोगे तो sin r, और 3 का रेसिप्रोकल लिखो तो 1/3। तो क्योंकि 1/3 साइन के एंगल में किसी एंगल की वैल्यू, साइन के लाइन में किसी एंगल की वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए आप इसको इनवर्स में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका एंगल r इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब एट एंगल ऑफ 45 डिग्री इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बी 1.6। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है सेम। इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह जो भी क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू है 1.6। किसके लिए गिवन है? ये ग्लास के लिए गिवन है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? i, वो दे रखा है आपको 45 डिग्री, और आपको रिफ्रैक्शन का एंगल बताना है। ओके, हमें पता है कि जो साइन i अपॉन साइन r होता है वो होता है n के इक्वल। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो साइन i की जगह 45 डिग्री, r हमें बताना है साइन r एज इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। ओके, तो ये यहाँ साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और अपॉन में साइन r एज इट इज इक्वल टू में 1.6, और आप यहाँ इसको इसके अपॉन में लिखेंगे तो आ जाएगा ये 1/√2 साइन r इक्वल टू 1.6। ओके, तो ये इसके अपॉन इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1/sin r इज इक्वल टू ये 1/, ये जो √2 है ना क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1.6 इंटू में √2। इसको फिर रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो साइन r इज इक्वल टू आएगा 1/1.6 इंटू √2। पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर आ जाएगा 10। ओके, आप इसको यहां से 2 से 5 टाइम कैंसिल कर दीजिए, और ये 2 से 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा साइन r इज इक्वल टू 5/8√2। सर थोड़ा सा वो कर दो, रोक दो। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू जब पुट करी, यहाँ पर 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू, साइन r एज इट इज, और इक्वल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एज इट इज। √2 इसके साथ आएगा, और फिर हमने यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, बचेगा 1/sin r इक्वल टू 1.6 इंटू √2। पॉइंट हटाओगे अपॉन, यहाँ से आप देखो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी 1/sin r का उल्टा होता है sin r, और इसको भी आप उल्टा करके लिख दोगे, रेसिप्रोकल लिख दोगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से sin r अलग कर दोगे। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आएगा, और फिर हमने 2 से 2 5 से 10 और 2 8 जा 16, 5/8√2 बच गया। अब उसके बाद में हमने यहाँ पर √2 की वैल्यू पुट करी, 1.414 होती है, और 1.414 होती है, और यहाँ से पॉइंट हटा के आप इस 5 के साथ 30 आ जाएगी, पॉइंट हटा के, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसलिए 30 आएगी इसके साथ। 8 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा 11,312, और डिवाइड करने पर आएगा 0.442। क्योंकि ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू तो नहीं आएगी, इसीलिए आप इसको इनवर्स में लिखेंगे पहले की तरह, साइन इनवर्स 0.44। आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर इक्वल में कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसका एंगल टेबल में ना हो, जैसे सपोज दैट साइन 30, साइन 45, साइन √60 या साइन 90, इनकी वैल्यूज हमें पता है टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर कुछ वैल्यूज पॉइंट में आएंगे तो आप उसको इनवर्स में लिख देंगे और यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट की स्पीड ग्लास में दे रखी है, ये v की वैल्यू दे रखी है, मीडियम में लाइट की स्पीड दे रखी है, और आपको बताना है उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जो लाइट की स्पीड दे रखी है वो v दे रखा है, और वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ग्लास में लाइट की स्पीड है, यानी ये किसी मीडियम में है और मीडियम में लाइट की स्पीड को हम v लिखते हैं। और हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू, और हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अभी बताया था टॉपिक में, वो होता है n = c/v। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसमें आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आएगा n = c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल, बचेगा n = 3/2, यानी ये आएगा n = 1.5। तो ये होगा उस ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू।